हेलो एवरीवन। आज हम नोबेल प्राइजेस के बारे में जानेंगे। ये कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा है क्योंकि अभी अभी 2020 के जो नोबेल प्राइजेस हैं उनको उनके जो विजेताओं का नाम घोषित हुआ है। तो आज हम नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री और फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज इस बार मिला है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि उन्हें किस फील्ड में किस वर्क में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए। साथ ही हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडिश बॉर्न या अक्टूबर 21 1833 बॉर्न एक स्वीडिश सिटीजन थे। वो उनकी जो फैमिली थी वो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती थी। और वो एक तरीके से इंजीनियर थे और उनके जो फादर थे एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में काम करते थे। और इसी वजह से जो अल्फ्रेड नोबल हैं, यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख पा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी एक्सप्लोसिव्स की तरफ बढ़ा। अब ऐसे ही उनको 1863 में उन्होंने अपना पहला जो स्वीडिश पेटेंट था वो गन पाउडर की प्रिपरेशन के ऊपर था। तो उसके उन्होंने वो पेटेंट हासिल करा 1863 में। और वो ऐसे ही अपने काम जो एक्सप्लोसिव में रिसर्च का था वो जारी रखे। अब 1864 में होता क्या है कि वो एक एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरिन के साथ काम कर रहे थे। और उनके और क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरिन था वो काफ़ी एक्सप्लोसिव और अनस्टेबल सब्सटेंस था, तो एक दुर्घटना घट जाती है। और उस एक्सीडेंट में उनके जो ब्रदर थे वो मर जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो वहाँ पे काम करते थे उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में, वो भी मर जाते हैं। अब वो एक ऐसे सब्सटेंस को ढूंढ रहे थे कि जो नाइट्रोग्लिसरिन से ज़्यादा स्टेबल हो और जो कि उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो ऐसे ही उनकी रिसर्च चालू रहती है और वो 1864 से काम करते रहते हैं, और 1867 में जाके उन्हें सफलता हासिल होती है और वो डायनामाइट को इन्वेंट कर पाते हैं, जो कि ज़्यादा स्टेबल था नाइट्रोग्लिसरिन से और ज़्यादा इफेक्टिव था। अब जो डायनामाइट था उसका काफ़ी यूज़ होता है फिर सिविल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स में। और इस डायनामाइट की वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो कि प्रोग्रेस थी, वो बढ़ती ही चली जाती है और सबको फ़ायदा होता है। और धीरे धीरे अल्फ्रेड नोबल काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हैं साइंटिफिक फील्ड में भी, और पब्लिक लाइफ भी उनकी काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं पब्लिक लाइफ में। अब लेकिन होता क्या है, जो डायनामाइट था उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी स्केप्टिकल थे। तो उन्हें ये डर था कि जो डायनामाइट है उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। और इसीलिए एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को काफ़ी बुरा भला कहा जाता है, और उनमें ये कहा जाता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ डेथ, जो कि जिन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है, एक ऐसा एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाई है डायनामाइट, जो कि लोगों की मौत का कारण बन सकती है। तो अल्फ्रेड नोबेल को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है, और वो काफ़ी उन्हें इस बात से काफ़ी दर्द होता है कि उनका जो काम है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए वो मरने से पहले एक विल लिख के जाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसका सही इस्तेमाल होगा, और उन ऐसे लोगों को, ऐसे मेन एंड वुमेन को ऑनर किया जाएगा जिनका काम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस की फील्ड में, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और समाज का कल्याण किया है। तो वो एक ऐसी विल लिख के जाते हैं जिससे कि सबको फायदा जिससे कि समाज को फायदा मिल सके। और इसी कारणवश वो नोबेल प्राइज की स्थापना करके जाते हैं मरने से पहले। अब 1969 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। एक बैंक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में भी हमें नोबेल प्राइज देना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स।
अब जो ये अवार्ड है इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं। तो इट इज़ एन ईयरली अवार्ड गिवन बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये स्वीडन में एक एकेडमी है जो कि हर साल आपको नोबेल प्राइज़ देती है फिजिक्स में। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने काफ़ी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया होता है फिजिक्स की फील्ड में। और उसकी भी फिजिक्स में भी जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको सालों की जो उनकी जो वर्क होता है, उनकी जो मेहनत होती है, उसके ऊपर जज करके, उस काम की इम्पोर्टेंस को जज करके उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था विलियम रॉन्गटन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे इन 1901 मिला था। जो प्राइज मनी है वो है 9 मिलियन सेक, जो कि स्वीडन की करेंसी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ बैठती है इंडियन रुपीज में। जो जॉन बार्डीन जो थे उन्हें सबसे ज्यादा 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। और जो इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में वो मिला है रॉजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजल एंड आंड्रिया गेज। अब इनके बारे में जानते हैं। तो जो नोबेल प्राइज़ इन 2020 फॉर फिजिक्स है, रॉजर पेनरोज के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के ये दोस्त थे, उनके साथ इन्होंने काफ़ी काम किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप जानते होंगे, जो कि 20th सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट जिन्हें माना जाता है। तो उन्होंने एक काम किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी पे बेसिकली उन्होंने काम किया था। तो उन्हीं के काम पे आगे जो रिसर्च की, उनके जो काम को आगे बढ़ाया, उनमें स्टीफन हॉकिंग्स और रॉजर पेनरोज का काफ़ी नाम, अ, उन्होंने इन दोनों ने काफ़ी उस काम को आगे बढ़ाया। तो इन दोनों को पेनरोज हॉकिंग सिंगुलैरिटी थ्योरम बनाने के लिए वोल्फ प्राइज़ भी मिला है। और इस साल जो रॉजर पेनरोज को जो काम मिला था, जो नोबेल प्राइज़ मिला था, माफ़ कीजिएगा, वो मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस जो ये लाइन है, ये एग्जैक्टली आपकी जो नोबेल कमेटी की जो प्रेस रिलीज थी उसकी लाइन है। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। और जो रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज हैं, उन्हें अ, जो रेस्ट ऑफ द प्राइज है वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने जो ब्लैक होल की जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं उनको डिस्कवर किया एक तरीके से। तो इन्होंने फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, इन्होंने डिस्कवर किया एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। और वहाँ पे एक रीजन है सेजिटेरियस ए, एस्टेरिस्क, ए स्टैंड्स फॉर एस्टेरिस्क। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑलमोस्ट 4 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को तो इसलिए मिला। जो रॉजर पेनरोज को मिला था वो मिला था थ्योरेटिकल वर्क के लिए, और इन्हें मिला ऑब्जर्वेशनल वर्क के लिए। अब जो एंड्रिया गैज हैं, वो एक फोर्थ वुमेन है नोबेल पाने के लिए फिजिक्स की फील्ड में। उनसे पहले मैरी क्यूरी को 1903, मारिया गोबर्ट मेयर को 1963 और स्ट्रिकलैंड को 2018 में मिला था, ठीक है। और जैसे कि आप हाँ देख ही पा रहे हैं कि वुमेन्स को बहुत कम मिलता है फिजिक्स में नोबेल प्राइज। तो इस बार जो इन्हें मिला है ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इनकी भी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इनकी फोटोज। तो ये हैं आपके रॉजर पेनरोज या एंड्रिया गेज हैं, और ये आपके रिचल रिनहार्ड गेंजल हैं, ठीक है। तो ये आपके इस बार के नोबेल प्राइज विनर्स हैं फिजिक्स के। और ये हैं स्टीफन हॉकिंग्स। ये 2018 में मर चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। और ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है फेमस, जिन्होंने ब्लैक होल के ऊपर बहुत काम किया है। और इनकी एक फेमस बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ मैं कुछ मूवीज़ जो कि साइंटिफिक साईफाई मूवीज़ हैं वो देखने को भी बोलूँगा, जैसे कि इंटरस्टेलर है, ग्रेविटी है। तो आप इन्हें देखें, ये आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ाएगी, काफ़ी जो आपके साइंस के बारे में दिलचस्पी जो है वो काफ़ी बढ़ाएगी। तो आप इन्हें इन चीज़ों को मिस ना करें।
अब कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको काफ़ी सुनाई देती होगी और आप काफ़ी कंफ्यूज भी होते होंगे कभी कभी, या फिर जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, ये भी हो सकता है। तो जैसे यूनिवर्स है, हम कई बार यूनिवर्स गैलेक्सी को काफ़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे तो इन सब चीज़ों को जो गलत फहमियाँ हैं, इन्हें मिटा देते हैं। तो जैसे यूनिवर्स है, इट इंक्लूड्स planet, star, galaxy, dust clouds, and light, or simply everything which we can touch, feel, sense, measure, or detect. तो यूनिवर्स है, तो ये एक सबसे बड़ा सुपर सेट है, मतलब एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स इज इज अ बिग सेट जिसके अंदर आप गैलेक्सीज, ब्लैक होल, कॉन्स्टिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स इज अ सुपर सेट, और ये सबको अ, ये सबको अपने मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सुपर सेट है, तो सारी चीज़ें इसके इसके अंदर समाहित हैं। और इन सब चीज़ों का कलेक्शन हम यूनिवर्स बोलते हैं। जो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो है कि अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। जैसे बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, तो जैसे सन है, तो सन भी एक तरीके से स्टार है, और उसका एक सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ है, मरकरी, वीनस है, मार्स है ना। तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो फेमस गैलेक्सीज हैं, तो जैसे हमारी जो जिसमें हम रहते हैं वो है मिल्की वे। हमारी जो सबसे पास जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए। अब ब्लैक होल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके पर नोबेल प्राइज मिले हैं बहुत सारे, और जो कि एक हमेशा से मिस्ट्री रही है साइंटिफिक फील्ड के लोगों के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। Black hole is a region of space-time where gravity is so strong that no particle or light can escape. अब मैं आपको पहले ग्रेविटी भी बता देता हूँ। तो ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स। अब हमारे पास चार तरीके के फोर्सेज हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होती है, हम जैसे आप सबको इतना बेसिक पता होगा कि जो अर्थ है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेविटी नाम की एक फोर्स लग रही है। और जिसकी वजह से जो अर्थ है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा पा रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी एक तरीके की फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करती है हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तो ब्लैक होल एक तरीके का एक रीजन है, स्पेस टाइम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर आप ये मान लीजिए एक स्पेस में जो ब्लैक होल एक पर्टिकुलर एक रीजन होता है जहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि वो हर पार्टिकल को अपने अंदर समा लेते हैं, और वो पार्टिकल या वो बॉडीज या सब्सटेंस वो कभी भी ब्लैक होल को एग्जिट नहीं कर पाते। ब्लैक होल के पास जाकर आपकी इक्वेशन जो अभी तक हमें पता है ऑलमोस्ट फेल होने लग जाती हैं, ठीक है। और जो लाइट है हमारी, जिसकी जिसकी स्पीड को हम कभी एक्सीड नहीं कर पाते हैं, वो भी उस ब्लैक होल से कभी वापस नहीं आ पाती है। मतलब ब्लैक होल लाइट को भी खींच लेता है अपनी तरफ, अपने जो पार्टिकल्स हैं उन्हें भी खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ब्लैक होल अब क्योंकि लाइट को अपने पास खींच लेता है, तो तो वो हमें एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता एक रीजन में, ठीक है। अब मैं आपको आगे एक जगह है, मैं उसका ब्लैक होल की एक पिक्चर दिखाता हूँ वो कैसे दिखता है, साइंटिस्ट कैसे डिस्कवर कर पाते हैं, क्योंकि लाइट ही अगर एग्जिट नहीं हो पा रही है तो हमें दिखता कैसे है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि यहाँ पर इवेंट होराइजन बोलते हैं इसे। यहाँ पर लाइट रहती है, लेकिन इसके आगे जो यहाँ पर ब्लैक होल नाम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी उस लाइट को एमिट नहीं करते हैं, तो वो सारी लाइट अंदर चली जाती है। और क्योंकि यहाँ पर जो ये रीजन है, यहाँ पर से लाइट एमिट नहीं हो रही, तो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये एग्जैक्टली ये रीजन आपका ब्लैक होल कहलाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में इसलिए बात करना है क्योंकि सेजिटेरियस जो ए था, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने जो डिस्कवर किया था सेजिटेरियस, तो आपका कॉन्स्टिलेशन है, और उसके पास एक रीजन है जहाँ पर आपको ब्लैक होल ऑब्जर्व हुआ है। तो कॉन्स्टिलेशन के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, एक तरीके का पैटर्न होता है स्टार्स में। ये हमेशा से जो मानव सभ्यता को आकर्षित करते रहे हैं अपने तरफ, क्योंकि जो ये जो पैटर्न होता है ये काफ़ी ऑब्वियस से पैटर्न्स होते हैं। जैसे कभी कभी आपको
कैंसर, कभी कभी कैंसर का पैटर्न दिखता है, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ इंसान लगेगा कि ये जो स्टार्स की जो फॉर्मेशन इस तरीके से है कि वो आपको इंसान की तरह लगेगा। तो जो कॉन्स्टलेशन है हमेशा से जो ह्यूमंस को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन अगर आप कहें तो इट इज एन एरिया वे ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ विजिबल सिस्टम एंड पैटर्न। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, स्टार्स लिखा है, पर इट इज एन विजिबल पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लैक होल की मैंने आपको इमेज दिखा दी है, ठीक है। स्पेस टाइम क्या है? स्पेस टाइम के बारे में जो जानकारी है वो हमें सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। तो इट इज एन मैथमेटिकल मॉडल which fuses three dimensions of space and one dimension of time into a single four-dimensional manifold. अब थ्री डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या है? जैसे हमें पता ही होगा इतना बेसिक तो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उन्हीं तीन चीज़ों को हम थ्री डायमेंशंस बोलते हैं। और एक होता है हमारा टाइम। तो टाइम भी एक तरीके से डायमेंशन है, वो भी हमें चीज़ें मेजर करने के काम आता है। तो ये जो चार डायमेंशंस हैं इनको एक सिंगल फोर डायमेंशन मैनीफोल्ड, जिसको मैं आगे एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, उसका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सबसे पहले दी थी, ठीक है। जैसे ये एक तरीके से ये आपका स्पेस टाइम मैनीफोल्ड है। अब उस पर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सन, इसने उसे कर्ल किया है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार जो सन से थोड़ा और मैसिव होता है उसने और ज़्यादा कर्व किया है। और जो ब्लैक होल है जो इन सब तीनों में ही सबसे ज़्यादा भारी होता है या मैसिव कहें, उसने सबसे ज़्यादा इसे कर्ल करा है अपने। तो इस कर्लिंग से होता क्या है वो हम आगे जानते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो चलिए जानते हैं स्पेस टाइम के बारे में। Gravity, or curved space, doesn't always make things fall in. Sometimes objects are in orbit, like the moon around the Earth. The moon is like a giant marble, okay? But it's actually a ball of rock. Out in space, why doesn't it fall to Earth? Because it orbits. That's right, it orbits the Earth, absolutely. But why is it orbiting? Now, Einstein's concept that matter curves space around it also determines how objects move around massive objects like the moon around the Earth, or the Earth around the sun. Okay, let's see what that means, all right? All right, this is space. Now here's a planet. Here's a planet moving through space. Okay. What kind of a path does it take across there? Is it straight or is it curved? You want to try? Straight. Okay, go ahead. Okay. Now let's take a star, like the sun, all right? And let's put it into space over there. Wow. What happens to the fabric of space? Dips. It dips, you bet. Now let's move a planet through this area of space. Wanna Go ahead. What happens to it now? Is it still going in a straight line? go? No, it goes around. It goes around, absolutely. Okay. Now, can you make it escape from the star and keep on going? Yeah. Want to try? Okay, let's see if we can make it escape. Like that. Try again. How fast did we need to try and push this planet to make it get out of there? Faster or slower than to put it into orbit? Faster. Well, that's faster, right? Okay. So the Earth orbits the Sun because space is curved around the Sun. Now, why does the Moon orbit the Earth? Because space is curved around Earth, too. Okay? How fast objects move through space due to gravity, and how much space is curved at any point, depends on two things: how much mass the central object has,
and your distance from the center of that massive object. Close to the stars, space is curved more than it is out here, where space is curved less, right? Mm-hmm. Now, if you're far away out here in this region of space and you're in orbit, are you going to move faster or slower than when you're in closer? Slower. Slower. Yeah, exactly, right. Let's make the star here the sun. Let this marble represent Mars, and this marble represent Earth, okay? Now, actually, which planet is actually farther away from the sun? Mars. Mars, right, exactly. Which one is going to travel faster through space? Earth. Very good. How come? It's Well- closer. Yeah, where is space curved more? Closer to the central object. Exactly, where the Earth is. Exactly. Okay, so let's try this. Do you see? Let's try that one more time. Oh. Okay, you see? Did you see how that was? Do you want to try? Now, how long does it really take the Earth to go around the sun once? How long is our year? 365 days. Yes, absolutely. Now, Mars only travels about 1.5 times as far around the sun than the Earth does. But Mars has a year that's almost twice as long. Now, why do you suppose that is? Because it's farther away. Right, Mars is farther away. And it has a little longer distance to go than Earth. But space is curved less out where Mars is. And you saw that Mars traveled more slowly than Than the the Earth Earth. traveled. Exactly, right. So when you're farther away from the center of mass, do you orbit faster or slower? Slower. Slower, absolutely. Notice that if we have a large planet orbiting a small star, the star noticeably moves too. All massive objects exert the force of gravity on their surroundings. This is one way NASA scientists and others detect planets around other stars, detecting the wobble of the star caused by orbiting planets. तो अभी हमने इस वीडियो के थ्रू स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में जाना और जो अर्थ और मून की जो मोशन होती है सन के अराउंड और जो मून की अर्थ के अराउंड होती है वो कैसे इफेक्ट होती है स्पेस टाइम फैब्रिक में, वो हमने इस वीडियो के थ्रू जाना। अब हम आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हमें आइंस्टाइन ने जो नॉलेज हमें टाइम के बारे में दी, जो कि भ्रांतियां थी उन्हें जो आइंस्टाइन ने तोड़ा और जो नई जानकारी हमें दी, उससे हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ फिनोमिनस ऑब्जर्व होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंस टाइम स्लोज डाउन क्लोजर यू आर टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड और सेंटर ऑफ द हेड्स गेट ओल्डर फास्टर देन आवर फील्ड। तो ये काफ़ी मतलब छोटा अनऑब्जर्वेबल चेंज है, लेकिन ये होता है बेसिकली क्योंकि जो आपकी फीट हैं जो कि अर्थ के सेंटर के काफ़ी करीब हैं, तो जितना ज़्यादा आप ग्रेविटेशनल फील्ड या सेंटर ऑफ अर्थ के पास होंगी वहाँ पे टाइम काफ़ी स्लो होगा, और क्योंकि जो हेड है वो अर्थ के सेंटर से रिलेटिवली दूर है तो वहाँ पे टाइम जल्दी बीत रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करें या मतलब अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो हमारा जो दिमाग है वो हमारा जो फीट है उससे जल्दी ओल्ड हो रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और फास्टर यू मूव मोर लाइट स्प्रेड्स आउट एंड टाइम स्लोज डाउन फॉर यू। तो अगर हम कुछ एक ऐसी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि हमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड दे दे या कंपेरेबल स्पीड भी दे दे, तो हमारे लिए जो टाइम है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये एक फिनोमिना है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम रिलेटिवली जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास या उससे ज़्यादा स्पीड हम अगर अटेन कर पाएँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो लेकिन ये एक फैक्ट है और कैन हैपन इफ वी कैन मेक अ डिवाइस और और or a machine which can give us the speed more than of speed of light। तो हम जानते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में। ये काफ़ी फेमस पैराडॉक्स है पैराडॉक्स की दुनिया में।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शायद आपको समझ में ना आए पहली बारी में, या आए भी तो काफ़ी अटपटा लगे। और अटपटा लगे तो ये लाजमी बात है, क्योंकि पैराडॉक्स होते ही अटपटे हैं। और बेसिकली इन्हें कहा जाता है कि पैराडॉक्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है। तो वो तो पैराडॉक्स का मीनिंग हुआ, पर हम समझते हैं ये पैराडॉक्स कहता क्या है। तो मान लीजिए आपका जन्म होता है और आप होने वाले टाइम ट्रैवलर हैं। आप एक ऐसी मशीन बना लेते हैं जो कि आपको पास्ट में ले जा सकती है, टाइम मशीन क्रिएट कर लेती है। आप पास्ट में जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को किल कर देते हैं, ठीक है। अब आपके ग्रैंडफादर अगर किल हो गए हैं तो आपके फादर ही बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, है ना। लॉजिकली बात है। अगर आपके फादर पैदा नहीं हुए तो आप भी पैदा नहीं हो पाओगे, या हो ही नहीं पाए हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो टाइम ट्रैवलर था, जो कि आप ही होने वाले थे, वो भी उसका जन्म ही नहीं होता है। अब उसका जन्म नहीं होता है तो जो टाइम मशीन थी वो भी क्रिएट नहीं हो पाती है। अब जब टाइम मशीन ही क्रिएट नहीं हुई है, सो देन हु वाज द पर्सन दैट किल द टाइम ट्रैवलर्स ग्रैंडफादर, क्योंकि आपने ही तो किल किया है। और क्योंकि टाइम मशीन ही क्रिएट नहीं हो पाई है तो आप पास्ट में गए ही नहीं है, और आपके फादर ग्रैंडफादर किल ही नहीं हुए, तो मतलब आपके ग्रैंडफादर अलाइव है, ठीक है। अब आपके अगर ग्रैंडफादर अलाइव हैं, और तो आपके फादर भी बॉर्न होंगे, आपके फादर बॉर्न हुए हैं तो आप भी बॉर्न होंगे, और अगर आप बॉर्न हुए हैं तो टाइम मशीन भी क्रिएट होगी। तो ये एक साइकिल है जहाँ पे आप इस इस पार्ट में तो आप एक चीज़ प्रूव करते हैं, और इस पार्ट में आप दूसरी चीज़ के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दूसरी चीज़ प्रूव करते हैं, और जो कि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, है ना, जो कि जिनका साइमल्टेनियस अकरेंस होना इम्पॉसिबल है। तो ये एक तरीके से एक पैराडॉक्स है। हालांकि अभी तक तो टाइम मशीन ही कोई क्रिएट नहीं कर पाया है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं। और पैराडॉक्स होते ही ऐसे हैं। तो आपको अगर जानना हो और पैराडॉक्सेस के बारे में, तो एक ट्विन पैराडॉक्स है, आप उसे सर्च करें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। और ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स हैं, आप उनके बारे में जितना ज़्यादा आप उन्हें पढ़ेंगे आपको काफ़ी रोचक लगेंगे, और ये आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे साइंस की तरफ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आपको मैंने नोबेल प्राइजेस के बारे में जानकारी दी, ब्लैक होल्स के बारे में, स्पेस टाइम के बारे में, और एक पैराडॉक्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपका इंटरेस्ट साइंस की तरफ और बढ़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में जानकर। धन्यवाद।